Hello guys, how are you? I think all of you feeling well. एक बार फिर आप सभी का जीव विज्ञान की ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। डियर स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हमने आपको गुणसूत्र के बारे में सामान्य जानकारी आपको बताई थी और आपको बताया कि गुणसूत्र जो है वो दो शब्दों से मिलकर के बना है, क्रोमा प्लस सोमा। क्रोमा का अर्थ होता है कलर्ड, सोमा का अर्थ होता है बॉडी, अर्थात रंगीन जो काय होता है वो गुणसूत्र कहलाता है। केंद्रक में एक गुणसूत्र होता है, वो धागे के समान कुंडली संरचना के रूप में पाया जाता है। आपको बताया कि गुणसूत्र की खोज 1875 के अंदर ई स्ट्रासबर्गर नामक वैज्ञानिक ने की तथा गुणसूत्र जो नाम दिया गया वो डब्ल्यू वाल्डेयर नामक वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया। इसके पश्चात मैंने आपको बताया 1903 के अंदर W.S. सटन और टी बावेरी नाम के वैज्ञानिक थे, जिन्होंने W.S. सटन और टी बावेरी नामक वैज्ञानिक ने गुणसूत्र सिद्धांत या गुणसूत्र परिकल्पना दी। देखिए, इसके बाद हमने आपको बताया कि प्रत्येक जीव में गुणसूत्रों की संख्या कैसी होती है, निश्चित होती है। पौधों में सबसे कम जो गुणसूत्र पाया जाता है वो हैप्लोग्रेसिलिस के अंदर पाया जाता है, हैप्लोपेपस ग्रेसिलिस के अंदर पाया जाता है, ठीक है। और पादपों में सर्वाधिक रूप से जो गुणसूत्र पाया जाता है वो टेरिडोफाइटा पादपों में पाया जाता है। उनमें गुणसूत्रों की संख्या लगभग 1200 होती है। जंतुओं में सबसे कम गुणसूत्र जो पाया जाता है वो एस्केरिस मेगालोसिफेला में 2 गुणसूत्र पाए जाते हैं। और रेडियोलेरिया समूह का एक जंतु होता है जिसका नाम है ऑलकैंथा। ऑलकैंथा जंतु के अंदर गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 1600 होती है। आपको मैंने बताया मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या 42 होती है। फल मक्खी के अंदर गुणसूत्रों की संख्या 8 होती है। मक्खी के अंदर गुणसूत्रों की संख्या 12 होती है। मेंढक के अंदर गुणसूत्रों की संख्या 13 होती है। चूहे में गुणसूत्रों की संख्या 42 होती है। कबूतर के अंदर गुणसूत्रों की संख्या 80 होती है। पादपों की अगर बात करें तो मटर, ठीक है, मटर का जो पौधा होता है या मटर और जौ के जो पादप होते हैं उनमें गुणसूत्रों की संख्या 14 होती है। प्याज के अंदर गुणसूत्रों की संख्या 16 होती है। गोभी के अंदर गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 18 होती है। मक्का में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 20 होती है। चावल और टमाटर के अंदर गुणसूत्रों की संख्या 24 होती है। गेहूं और जई के अंदर भी गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 42 होती है। उसके बाद हमने आकार के बारे में बात की और आपको बताया कि गुणसूत्र की संरचना छड़नुमा होती है, धागेनुमा होती है, ठीक है। धागेनुमा कुंडली संरचना के रूप में गुणसूत्र पाया जाता है। ये एक प्रत्यास्थ संरचना होती है। साइज की अगर हमने बात करें तो मैंने आपको बताया गुणसूत्र की जो लंबाई होती है वो 0.1 माइक्रोन से लेकर के 20 माइक्रोन होती है। और गुणसूत्र का अगर व्यास की मैं बात करूं तो 0.2 माइक्रोन से लेकर के 3 माइक्रोन, 0.2 माइक्रोन से लेकर के 3 माइक्रोन गुणसूत्र का क्या होता है? व्यास होता है। गुणसूत्रों को यदि हमें स्पष्ट रूप से देखना है तो गुणसूत्रों को हम स्पष्ट रूप से किसमें देख सकते हैं? समसूत्र विभाजन के एनाफेज अवस्था के अंदर क्या है? गुणसूत्रों को देखा जा सकता है। या कोशिका विभाजन की एनाफेज अवस्था के अंदर, ठीक है, जिसको पश्चावस्था बोला जाता है, उस पश्चावस्था में गुणसूत्रों को स्पष्ट रूप से क्या है? देखा जा सकता है। डियर स्टूडेंट, आज जो हम आपसे चर्चा करेंगे वो गुणसूत्र के प्रकारों पर बात करेंगे और गुणसूत्र की संरचना पर बात करेंगे, ठीक है। गुणसूत्र की संरचना बहुत बड़ी है, इसलिए उसकी आज हम लगभग आधी संरचना पर आज आपसे डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट डे हम उस पर कंप्लीट संरचना पर, नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट स्ट्रक्चर पर बात करेंगे, ठीक है। तो आइए बात करते हैं गुणसूत्र के प्रकारों पर, ठीक है, टाइप ऑफ क्रोमोसोम्स।
लेसन नंबर हमारा चल रहा है 8, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, और आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है जिस पर हम आपसे बात कर रहे हैं, और उस टॉपिक का नाम है टाइप ऑफ क्रोमोसोम्स। टाइप ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम, ठीक है, गुणसूत्र के प्रकार। आपको मैं बता दूं, गुणसूत्रों को गुणसूत्र बिंदु के आधार पर, जिसको सेंट्रोमियर के नाम से जाना जाता है, गुणसूत्र को सेंट्रोमियर के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है, ठीक है। क्रोमोसोम इज डिवाइडेड इन 4 पार्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ सेंट्रोमियर, ठीक है। सेंट्रोमियर या गुणसूत्र बिंदु के आधार पर गुणसूत्र कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। पहले मैं आपको बता देता हूं कि गुणसूत्र बिंदु होता क्या है, इस पर हम आपसे बात कर लेते हैं। देखिए, ये मैं आपको एक गुणसूत्र बता रहा हूं, ठीक है। ये गुणसूत्र जो होता है उसकी संरचना ऐसी होती है, डंबल लाइक स्ट्रक्चर के रूप में पाई जाती है, डंबल के आकार के रूप में पाई जाती है। गुणसूत्र की संरचना की ये सबसे भारी भाग होता है, इसको हम पेलिकल बोलते हैं, पेलिकल के नाम से जानते हैं। इसमें एक द्रव पदार्थ भरा होता है, उसे क्या कहा जाता है? मैट्रिक्स कहा जाता है। इसके अंदर 2 इस तरीके से सर्पिलाकार, ठीक है, इस तरीके से 2 सर्पिलाकार संरचनाएं पाई जाती हैं। मैं केवल जनरल संरचना बना रहा हूं आपको, स्पेसिफिक स्ट्रक्चर में आपको इसके बाद पढ़ाएंगे। फिलहाल आपको बताने जा रहे हैं कि गुणसूत्र की कौन से भाग है। इस वाले भाग को हम कैसे कहते हैं? क्रोमोनीमा, क्रोमोनीमा के नाम से इसे जाना जाता है। और इस क्रोमोनीमा के ऊपर क्या पाया जाता है? इस तरीके से मणिये के आकार की संरचनाएं पाई जाती हैं। इन मणिये के आकार की संरचनाओं को कहा जाता है क्रोमोमियर, क्रोमोमियर के नाम से जाना जाता है। देखिए, गुणसूत्र का ये जो भाग होता है, ये गोलाकार संरचना है, जहां पर गुणसूत्र के ये देखिए, ये एक लॉब होती है गुणसूत्र की, दूसरी लॉब होती है। इन लॉबों को क्या कहा जाता है? क्रोमेटिड कहा जाता है, क्रोमेटिड के नाम से इन्हें जाना जाता है। और ये जो भाग होता है इसको बोलता है सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर, या इसी संरचना को कहते हैं गुणसूत्र बिंदु, गुणसूत्र बिंदु। और ये 2 गुणसूत्र, ये गुणसूत्र बिंदु होता है, वो 2 इन क्रोमेटिडों को जोड़े रखने में क्या होता है? सहायक होता है। ये सेंट्रोमियर या गुणसूत्र बिंदु जिसे हम कहते हैं, ये दोनों क्रोमेटिडों को जोड़े रखने में क्या होता है? सहायक होता है। तो इसी सेंट्रोमियर की उपस्थिति के आधार पर गुणसूत्र जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। तो इस सेंट्रोमियर या गुणसूत्र बिंदु की उपस्थिति के आधार पर गुणसूत्र कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं, जिन पर हम आपसे बात करेंगे, ठीक है। देखिए, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं, देखिए, आइए, देखिए, गुणसूत्र जो होते हैं वो गुणसूत्र बिंदु के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले को बोलते हैं हम एक्रोसेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, ठीक है। किस नाम से जाना जाता है? एक्रोसेंट्रिक के नाम से जानते हैं। और इसको अगर हिंदी में बोला जाए तो उप अंतः केंद्रीय, उप अंतः केंद्रीय के नाम से इन्हें क्या है? जाना जाता है। दूसरा होता है सब मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, जिसको बोलते हैं उप मध्य केंद्रीय, उप मध्य केंद्रीय गुणसूत्र इन्हें कहते हैं, या सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम्स के नाम से जानते हैं। तीसरा जो प्रकार होता है उसे बोलते हैं मेटासेंट्रिक, मेटासेंट्रिक, इसको बोलते हैं मध्य केंद्रीय। किस नाम से जाना जाता है? मध्य केंद्रीय गुणसूत्र के नाम से जाना जाता है। और सबसे अंत में है जिसको बोला जाता है टीलोसेंट्रिक, 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 ठीक है। इसको हिंदी में बोलते हैं अंतः केंद्रीय,
क्या बोलते हैं, अंतः केंद्री के नाम से इसे जाना जाता है। तो गुणसूत्र कितने प्रकार का होता है, 4 प्रकार के, एक्रोसेंट्रिक, सबमेटासेंट्रिक, मेटासेंट्रिक और टीलोसेंट्रिक। ठीक है, देखिए गुणसूत्र बिंदु की आकृति के आधार पर हम बात कर रहे हैं। गुणसूत्र बिंदु की आकृति और स्थिति के आधार पर हम यहां पर बात करेंगे। जैसे हम सबसे पहले टीलोसेंट्रिक से लेके चल रहे हैं, टीलोसेंट्रिक के बारे में। तो यहां पे क्या है कि ये गुणसूत्र बिंदु है, ठीक है, और ये क्या है, गुणसूत्र बिंदु का ये क्या है, आप देख रहे हैं, ये क्रोमेटिड होता है। ठीक है, यानी कि आप देख रहे हो अंतः केंद्रीय प्रकार का जो गुणसूत्र होता है उसमें ये क्या है, गुणसूत्र बिंदु होता है। ये क्या है, गुणसूत्र बिंदु है। गुणसूत्र बिंदु अंग्रेजी में इसको बोलते हैं सेंट्रोमियर। क्या बोलते हैं इसको, सेंट्रोमियर के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है, और इसको क्या कहा जाता है, क्रोमेटिड या गुणसूत्र की भुजा भी इसको आप लोग बोल सकते हैं। तो आप भी ये कह सकते हैं कि गुणसूत्र बिंदु की स्थिति कहां पर होती है। ये गुणसूत्र बिंदु जो होता है वो क्रोमेटिड के एक सिरे पर स्थित होता है। गुणसूत्र बिंदु जो होता है वो क्रोमेटिड के, ये क्रोमेटिड है, क्रोमेटिड के एक सिरे पर क्या होता है, स्थित होता है। अर्थात ऐसा गुणसूत्र जिसमें गुणसूत्र बिंदु या सेंट्रोमियर जो होता है वो गुणसूत्र के एक सिरे पर स्थित हो, ऐसा गुणसूत्र जिसमें गुणसूत्र बिंदु, ठीक है, गुणसूत्र के एक सिरे पर स्थित हो या क्रोमेटिड के एक सिरे पर स्थित हो, या हम कह सकते हैं कि क्रोमेटिड की एक भुजा क्या होती है, लंबी होती है, और उसी के एक सिरे पर क्या होता है, गुणसूत्र बिंदु स्थित होता है। इस प्रकार के गुणसूत्र को अंतः केंद्रीय बिंदु या अंतः केंद्रीय गुणसूत्र कहा जाता है। तो बात समझ में आ गई, हमने क्या बोला है कि गुणसूत्र बिंदु की स्थिति, यहां पर गुणसूत्र बिंदु की स्थिति क्या है, गुणसूत्र बिंदु जो होता है वो गुणसूत्र में एक सिरे पर क्या होता है, स्थित होता है। अर्थात ऐसा गुणसूत्र जिसमें गुणसूत्र बिंदु गुणसूत्र के एक सिरे पर स्थित होता है उसे क्या कहते हैं, अंतः केंद्रीय गुणसूत्र कहते हैं। और यहां पर अगर इसकी संरचना देखा जाए, किसकी संरचना, गुणसूत्र बिंदु की आकृति को अगर देखा जाए तो गुणसूत्र बिंदु की आकृति किस प्रकार की होगी। देखो, ये इसको हमने इस डंडी से दर्शा दिया और इसको इस बिंदु के, यानी कि अंतः केंद्रीय जो होते हैं उनकी आकृति कैसी होती है, अंतः केंद्रीय गुणसूत्र की आकृति कैसे होती है, आई आकार की होती है। गुणसूत्र बिंदु की आकृति अगर यहां पर देखा जाए तो किस आकार की होती है, आई आकृति की होती है। तो टीलोसेंट्रिक गुणसूत्र होते हैं उनमें गुणसूत्र बिंदु की आकृति कैसी होती है, आई आकार की होती है। अब देखिए हम दूसरी बात कर रहे हैं मध्य केंद्री के बारे में। मध्य केंद्री के अंदर आप देखिए गुणसूत्र बिंदु ये रहा, ठीक है, और ये गुणसूत्र बिंदु के अंदर ये क्या है, गुणसूत्र की एक भुजा है और ये गुणसूत्र की कौन सी भुजा है, दूसरी भुजा है। ठीक है, ये गुणसूत्र बिंदु की एक भुजा है, ये दूसरी भुजा है, और आप यहां पे देख रहे हो कि दोनों भुजाएं कैसी हैं, समान लंबाई की हैं। ठीक है, ऐसा गुणसूत्र जिसमें दोनों भुजाओं के मध्य में या दोनों क्रोमेटिड के मध्य में क्या पाया जाता है, गुणसूत्र बिंदु पाया जाता है, उसे मध्य केंद्रीय गुणसूत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मध्य केंद्रीय गुणसूत्र कहा जाता है। यहां पे आपने देखा गुणसूत्र बिंदु की स्थिति कहां पर है, दोनों क्रोमेटिड के मध्य में है, या गुणसूत्र की दोनों भुजाओं के क्या है, बिल्कुल मध्य में है। इस प्रकार के गुणसूत्र को क्या कहते हैं, मध्य केंद्रीय। मध्य केंद्रीय का मतलब आप समझ में आ गया है कि जो सेंट्रोमियर होता है वो गुणसूत्र की भुजाओं के कहां पर होता है, मध्य में होता है। तो गुणसूत्र बिंदु गुणसूत्रों की भुजा या क्रोमेटिडों के बीचों बीच में स्थित हो तो इस प्रकार के गुणसूत्र को मध्य केंद्रीय गुणसूत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मध्य केंद्रीय गुणसूत्र कहा जाता है। और आपको मैं बता दूं गुणसूत्र बिंदु की यहां पर आकृति कैसे हुई, देखो आकृति, इसको ये डंडा, इसका ये डंडा, ये दोनों आपस में मिल रहे हैं और इसकी संरचना कैसी दिखाई दे रही है, वी आकार की दिखाई दे रही है। कोशिका विभाजन की पश्च अवस्था में गुणसूत्र की आकृति को आप लोग वी आकार की भी देख सकते हैं। कैसे आकार की देख सकते हैं, वी आकार की देख सकते हैं।
अर्थात मेटासेंट्रिक जो गुणसूत्र होते हैं उसमें गुणसूत्र बिंदु की आकृति कैसी होती है, वी आकार की होती है। टीलोसेंट्रिक में गुणसूत्र बिंदु की आकृति कैसी होती है, आई आकृति की होती है। यहाँ पे टीलोसेंट्रिक में गुणसूत्र बिंदु की स्थिति कैसी होती है कि गुणसूत्र बिंदु की स्थिति क्या होती है कि गुणसूत्र के एक सिरे पर, गुणसूत्र के एक सिरे पर या गुणसूत्र की एक भुजा पर या क्रोमेटिड के एक सिरे पर क्या पाया जाता है, गुणसूत्र बिंदु पाया जाता है। यहाँ पर गुणसूत्र बिंदु जो होता है वो दोनों भुजाओं के मध्य में या दोनों क्रोमेटिडों के मध्य में पाया जाता है, ठीक है। और गुणसूत्र बिंदु की आकृति कैसी होती है, वी आकार की होती है। इस प्रकार के गुणसूत्र को मेटासेंट्रिक या मध्य केंद्रीय गुणसूत्र कहा जाता है। तीसरी बात करते हैं उपमध्य केंद्रीय गुणसूत्र। देखिए उपमध्य केंद्रीय गुणसूत्र की संरचना आपको मैंने यहाँ पे दिखा दी है। यहाँ पे आप देखिए कि ये भुजा की लंबाई अधिक है या इस क्रोमेटिड के आकार की लंबाई अधिक है, इस क्रोमेटिड के आकार की लंबाई कैसी है, कम। और आपने देखा कि यहाँ पे गुणसूत्र जो होता है, गुणसूत्र बिंदु जो होता है उसमें क्या है कि गुणसूत्र बिंदु के एक छोर पर जो गुणसूत्र की भुजा होती है वो लंबी होती है और दूसरे छोर पर कैसी होती है, दूसरी भुजा आकार में कैसी होती है, छोटी होती है। इस प्रकार की संरचना को, इस प्रकार के गुणसूत्र को उपमध्य केंद्रीय गुणसूत्र कहा जाता है। अर्थात हम क्या कह सकते हैं कि ऐसा गुणसूत्र जिसमें गुणसूत्र बिंदु, ठीक है, गुणसूत्र जो बिंदु होता है वो दोनों भुजाओं के मध्य से कुछ हट करके क्या होता है, पाया जाता है। दोनों भुजाओं के मध्य से कुछ हट करके पाया जाए तो उसे क्या कहा जाता है, मध्य केंद्रीय गुणसूत्र कहा जाता है। और आप देखिए गुणसूत्र बिंदु की आकृति कैसे हो रही है, देखो इसको हमने ऐसे दर्शाया और इसको कैसे, इससे। तो आप देखिए इसकी संरचना कैसी होती है, एल के आकार की होती है। तो उपमध्य केंद्रीय या सब मेटासेंट्रिक गुणसूत्र बिंदु की आकृति कैसे होती है, एल के आकार की होती है। कैसे आकार की होती है, एल के आकार की होती है। अब देखिए हम बात कर रहे हैं यहां पर एक्रोसेंट्रिक गुणसूत्र पर बात कर रहे हैं, जिसको हम बोलते हैं उपअंतः केंद्रीय। उपअंतः केंद्रीय प्रकार का कैसा, उसकी संरचना हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए यहां पर एक सिरा कैसा होता है, बड़ा होता है, ठीक है, और दूसरा सिरा बिल्कुल ही कैसा है, छोटा होता है, ठीक है। अर्थात गुणसूत्र बिंदु की जो स्थिति होती है, वो गुणसूत्र बिंदु की जो स्थिति होती है वो एक सिरे से कुछ नीचे होती है। कैसे होती है, एक सिरे से कैसी होती है, कुछ नीचे की ओर होती है। उसे क्या कहा जाता है, उपअंतः केंद्रीय गुणसूत्र कहा जाता है। उसे एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम्स उसे क्या है, कहा जाता है, उपअंतः केंद्रीय गुणसूत्र। ऐसा गुणसूत्र जिसमें गुणसूत्र जो बिंदु होता है, ठीक है, ऐसा गुणसूत्र जिसमें गुणसूत्र जो बिंदु होता है वो एक सिरे से कुछ कैसा होता है, नीचे की ओर स्थित होता है। एक सिरे से कुछ नीचे की ओर क्या होता है, स्थित होता है। एक सिरे यानी कि एक भुजा अधिक लंबी होती है और एक सिरा बहुत ही कम कैसी होती है, लंबी होती है। यहां पर आप देख लो, एक भुजा अधिक लंबी होती है, एक भुजा कैसी होती है, कम लंबी होती है। तो इसे क्या कहा जाता है, एक्रोसेंट्रिक प्रकार का गुणसूत्र कहा जाता है। और इसमें गुणसूत्र बिंदु की आकृति को देखा जाए तो आकृति कैसी होती है, यहाँ पर जे के आकार की होती है। कैसे आकार की होती है, जे के आकार की होती है। तो एक बार हम इनको देखिए। अब आपको ये तो हमने डिटेल से बात कर ली कि यहाँ पर गुणसूत्र बिंदु जो होता है वो कहां पर स्थित होता है, क्रोमेटिड के एक सिरे पर स्थित होता है या गुणसूत्र की एक भुजा पर या गुणसूत्र के अंतिम सिरे पर या एक सिरे पर क्या होता है, स्थित होता है। और गुणसूत्र बिंदु की स्थिति या आकृति कैसी होती है, आई आकार की होती है। यहाँ पर दोनों गुणसूत्र की दोनों भुजा या दोनों क्रोमेटिडों के बीचों बीच में मध्य में क्या पाया जाता है, सेंट्रोमियर पाया जाता है। और गुणसूत्र बिंदु की आकृति कैसी होती है, वी आकार की होती है। उपमध्य केंद्रीय प्रकार के गुणसूत्रों में एक भुजा कैसी होती है, लंबी होती है, दूसरी भुजा उससे हल्की सी छोटी होती है। अर्थात गुणसूत्र बिंदु जो होता है, ठीक है, वो दोनों भुजाओं के मध्य से कुछ हट करके होता है, ठीक है, उसे उपमध्य केंद्रीय प्रकार का गुणसूत्र कहते हैं। और गुणसूत्र बिंदु की आकृति मैंने आपको बता दी, यहाँ पे एल आकार की होती है। इसमें एक भुजा बड़ी होती है, एक भुजा थोड़ी सी छोटी होती है।
उप अंतर केंद्रीय प्रकार का गुणसूत्र में मैंने बताया कि गुणसूत्र जो बिंदु होता है, ठीक है, गुणसूत्र बिंदु जो होता है वो एक सिरे से कुछ कैसा होता है, नीचे होता है, ठीक है। और इसमें गुणसूत्र बिंदु की आकृति कैसी होती है, जे आकार की होती है। तो गुणसूत्र बिंदु की आकृति कैसी होती है, यहाँ पे जे आकार के होते हैं, यहाँ पे एल आकार के होते हैं, यहाँ पे वी आकार के होते हैं, यहाँ पे आई आकार के होते हैं, ठीक है। यहाँ पर गुणसूत्र बिंदु जो होता है वो एक सिरे से कुछ नीचे स्थित होता है, यहाँ पर गुणसूत्र बिंदु जो होता है वो मध्य से कुछ हट करके होता है, यहाँ पर गुणसूत्र बिंदु जो होता है वो दोनों भुजाओं के या दोनों क्रोमेटिड के मध्य में होता है। यहाँ पर गुणसूत्र जो होता है बिंदु वो एक सिरे पर स्थित होता है। इसी के साथ टाइप ऑफ क्रोमोसोम्स हमारा समाप्त हुआ, गुणसूत्र के प्रकार समाप्त हुए। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर आपसे बात करने जा रहे हैं, ठीक है। परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और वो हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, गुणसूत्र की संरचना। देखिए स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, गुणसूत्र की संरचना, ठीक है। बात करते हैं गुणसूत्र की संरचना। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा गुणसूत्र की संरचना। सबसे पहले हम आपको इनकी संरचना दिखाने जा रहे हैं, ठीक है। संरचना किस प्रकार की होती है ये देखिए, ठीक है। देखिए ये गुणसूत्र की संरचना होती है जिसको हम आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं। हाँ भाई, देखिए गुणसूत्र की संरचना के मुख्य रूप से 9 पार्ट होते हैं, जिन पर आज हम केवल 5 बिंदुओं पर ही आपसे चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहला भाग है, इसको कहते हैं पेलिकल। पेलिकल इसे कहा जाता है, इंग्लिश में भी मैं लिख रहा हूं पेलिकल, ठीक है। नंबर 1 पार्ट हो गया है गुणसूत्र की संरचना। गुणसूत्र के अंदर एक द्रव पदार्थ भरा होता है जिसे कहा जाता है आधात्रे। आधात्रे न बोले तो उसे क्या कहते हैं, मैट्रिक्स। ये कौन सा पार्ट हो गया, इसका दूसरा भाग होता है। क्लियर बात है। तीसरा आप देख रहे हो, इस प्रकार की जो संरचना आपको नजर आ रही है इनको कहा जाता है क्रोमोनीमा। क्रोमोनीमा के नाम से इन्हें जाना जाता है, क्रोमोनीमा, ठीक है। ये इसका कौन सा पार्ट हो गया है, तीसरा पार्ट हो गया है, ठीक है। चौथा जो पार्ट है, इन्हीं क्रोमोनिमाओं के ऊपर मणिये के आकार की संरचना दिखाई दे रही है। ये मणिये के आकार की संरचना दिखाई दे रही है, इन्हें कहा जाता है वर्णकणिका। इनको इंग्लिश में कहा जाता है क्रोमोमियर। क्रोमोमियर कहा जाता है, ठीक है। वर्णकणिकाओं को मैंने लिखा है क्रोमोमियर। ये पार्ट हो गया है 4। क्लियरली समझ में आ गई होगी। 5वां बिंदु है जिस पर हम बात कर रहे हैं, ये होता है गुणसूत्र बिंदु। गुणसूत्र बिंदु जिस पर अभी हमने आपसे बात की, जिसको हम सेंट्रोमियर भी कहते हैं,
जिसे हम काइनेटोकोर भी कहते हैं, काइनेटोकोर भी कहते हैं, या जिसे हम प्राथमिक संकीर्णन भी कहते हैं। कौन सा संकीर्णन कहते हैं? प्राथमिक संकीर्णन कहते हैं। ये कौन सा पार्ट हो गया है? पांचवा पार्ट हो गया है। पांचवें पार्ट के बाद हम छठे बिंदु पर बात करें तो ये कहलाएगा द्वितीयक संकीर्णन। कौन सा पार्ट कहलाएगा? ये द्वितीयक संकीर्णन कहलाएगा। ये है प्राथमिक संकीर्णन। क्लियर बात हो गई? ठीक है, ये पार्ट हो गया हमारा छठवा। सातवें पार्ट की बात करें तो ये जो कहलाएंगे, ठीक है, इनको कहते हैं क्रोमेटिड। जो मैंने आपको भुजाएं बोली थी, क्रोमेटिड। ये पार्ट हो गया सातवां। आठवां जो भाग होता है ये मैंने लिख दिया है सैटेलाइट। नीचे की तरफ गोलाकार संरचना आपको दिखाई दे रही होगी, जिसको कहा जाएगा सैटेलाइट। और ये सबसे अंतिम जो सिरा होता है जिसको कहा जाता है टीलोमियर। टीलोमियर या इसको हिंदी में बोलते हैं अंतःखंड। क्या बोलते हैं? अंतःखंड। इस तरीके से गुणसूत्र की संरचना के कितने पार्ट हैं? 9 पार्ट हैं, जिन पर आज हम जो चर्चा करने वाले हैं वो 5 टॉपिकों पर आपको हम कवर करने जा रहे हैं। देखिए, गुणसूत्र की ये बाह्य कला होती है। ये कौन सी कला होती है? बाह्य कला होती है। ठीक है, गुणसूत्र की ये बाह्य कला होती है। और ये बाह्य कला जो होती है वो एक विशेष प्रकार के आवरण के द्वारा क्या होती है? घिरी हुई होती है, जिसे क्या कहा जाता है? पेलिकल कहा जाता है। तो गुणसूत्र की ये क्या होती है? बाह्य कला होती है। और ये बाह्य कला किसके द्वारा घिरी होती है? पेलिकल के द्वारा घिरी होती है। ये बाह्य कला कैसी होती है? पतली होती है। गुणसूत्र की बाह्य कला कैसी होती है? पतली होती है और नॉन जेनेटिक होती है। नॉन जेनेटिक तत्वों से मिलकर के बनी होती है। और कैसी होती है? एक्रोनिमेटिक होती है। पेलिकल जो होती है वो पतली होती है, एक्रोनिमेटिक होती है, एक्रोनिमेटिक। और नॉन जेनेटिक पदार्थों से मिलकर के क्या होती है? बनी होती है। नॉन जेनेटिक, जेनेटिक पदार्थों से मिलकर के क्या होती है? या नॉन जेनेटिक तत्वों से मिलकर के क्या होती है? बनी होती है। पेलिकल एक बार फिर बता रहे हैं कि गुणसूत्र जो होता है उसका सबसे भारी कला होती है जो पतली होती है, जो एक्रोनिमेटिक होती है, जो नॉन जेनेटिक तत्वों से मिलकर के क्या होती है? बनी हुई होती है, जिसे पेलिकल कहा जाता है। आपको मैं बता दूं, हमारे हाल के जो वैज्ञानिक है, वर्तमान जो वैज्ञानिक है, उन्होंने बताया है कि गुणसूत्र के चारों ओर किसी भी प्रकार का बाह्य आवरण नहीं पाया जाता। जबकि हमारी जो अब ये जो किताबें आ रही हैं, ठीक है, उसमें क्या है? पुरानी बुकों में लिखा है कि गुणसूत्र जो होता है वो एक आवरण के द्वारा घिरा होता है, जिसे पेलिकल कहते हैं। जबकि हमारे वर्तमान वैज्ञानिकों ने इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी द्वारा जब अध्ययन किया तो पाया कि गुणसूत्र के चारों ओर किसी प्रकार का बाह्य आवरण नहीं पाया जाता है। ठीक है, परंतु आपके सिलेबस में दे रखा है पेलिकल, इसलिए हमें आपको पेलिकल बताना पड़ रहा है। देखिए, पेलिकल के बाद हम बात कर रहे हैं कि गुणसूत्र के अंदर क्या भरा होता है? एक पदार्थ भरा होता है। ठीक है, गुणसूत्र के अंदर एक पदार्थ भरा होता है और उस पदार्थ को क्या कहा जाता है? अधात्री कहा जाता है। या हम कह सकते हैं कि पेलिकल के अंदर की ओर, पेलिकल के अंदर की ओर एक समांगी और नॉन जेनेटिक पदार्थ क्या होते हैं? भरे हुए होते हैं। पेलिकल के अंदर क्या है? समांगी और नॉन जेनेटिक पदार्थ या नॉन जेनेटिक तत्व क्या है? भरे होते हैं, जिसे अधात्री या उसे क्या कहा जाता है? मैट्रिक्स कहा जाता है। तो मैट्रिक्स समझ आ गया कि मैट्रिक्स क्या है? पेलिकल के अंदर समांगी, ठीक है, समांगी पदार्थ भरे होते हैं, नॉन जेनेटिक पदार्थ क्या है? इसके अंदर भरे होते हैं। देखिए, बात करते हैं हम तीसरे बिंदु पर, जिसको बोलते हैं क्रोमोनीमा।
ये गुणसूत्र का आंतरिक भाग है और इस आंतरिक भाग में ये दो सर्पिल आकार, एक सर्पिल आकार तो ये रही, दूसरी सर्पिल आकार ये रही। ठीक है, ये दो सर्पिल आकार संरचनाएं आपको यहां पे दिखाई दे रही है। ठीक है, तो पेलिकल के अंदर की तरफ या हम कह सकते हैं गुणसूत्र के आंतरिक भाग के अंदर दो पेलिक यानी कि दो सर्पिल आकार कैसे पाई जाती है, दो सर्पिल आकार कुंडली तंतुनुमा संरचनाएं क्या है पाई जाती हैं। और ये दो कुंडली सर्पिलाकार जो संरचना होती है इन्हें क्या कहा जाता है, क्रोमोनीमा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, क्रोमोनीमा कहते हैं। देखिए, जब कोशिका में कोशिका विभाजन होता है, समसूत्री विभाजन हो या अर्धसूत्री विभाजन हो, तो समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन के दौरान ये जो क्रोमोनीमा होती है, ठीक है, ये क्रोमोनीमा होती है, इसके कुंडलनों में क्या आ जाती है, भिन्नता आ जाती है। समसूत्री या अर्धसूत्री विभाजन की क्रिया के दौरान इन क्रोमोनीमाओं के कुंडलनों के अंदर क्या आ जाती है, भिन्नता आ जाती है या भिन्नता पाई जाती है। ठीक है, और खासतौर से जो अर्धसूत्री विभाजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्र जो होते हैं, उन गुणसूत्रों के अंदर इन स्पष्ट कुंडलनों को हम क्या है देख सकते हैं। इन स्पष्ट कुंडलनों को हम आसानी से क्या है देख सकते हैं। यहां पर प्रथम कुंडलन जो होता है वो वृहत होता है, बड़ा होता है। प्रथम कुंडलन वृहत होता है, द्वितीय कुंडलन जो होता है वो कैसा होता है, सूक्ष्म होता है। ठीक है, तो ये वृहत कुंडलन होता है, ये दूसरा कैसा होता है, सूक्ष्म कुंडलन होता है। प्रथम जो कुंडलन होता है मैं आपको बता दूं, जिसे हम वृहत कुंडलन कहते हैं, उसमें 10 से लेकर के 30 क्या पाए जाते हैं, फोल्ड पाए जाते हैं या मोड़ पाए जाते हैं या गियर्स पाए जाते हैं। जबकि सूक्ष्म जो कुंडलन होता है उसके अंदर अनेकों मोड़ पाए जाते हैं, अनेकों गियर्स पाए जाते हैं, अनेकों फोल्ड पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, अनेकों फोल्ड पाए जाते हैं। और क्रोमोनीमा में जो कुंडलन होते हैं, ठीक है, क्रोमोनीमा के अंदर जो कुंडलन होते हैं, वो कुंडलन जो होता है वो दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। तो यहाँ पे क्रोमोनीमा में जो कुंडलन पाए जाते हैं वो दो प्रकार के पाए जाते हैं। एक होता है, मैं आपको बता दूं, परानीमिक। क्या है, परानीमिक कुंडलन, परानीमिक कुंडलन, और दूसरा है प्लेक्टोनीमिक, प्लेक्टोनीमिक कुंडलन। पैरानीमिक कुंडलन और दूसरा कौन सा होता है, प्लेक्टोनीमिक कुंडलन। परानीमिक कुंडलन ध्यान से सुनिए, इसमें क्रोमोनीमा जो होती है, क्रोमोनीमाओं को क्या है अलग आसानी से हम कर सकते हैं। यानी कि जो क्रोमोनीमाएं होती हैं उनको आसानी से हम अलग कर सकते हैं, यानी कि इन कुंडलनों को हम आसानी से अलग कर सकते हैं। जबकि प्लेक्टोनोमिक के अंदर जो है, क्रोमोनीमा के अंदर जो कुंडलन होते हैं, ठीक है, उनको आसानी से हम अलग नहीं कर सकते। ठीक है, तो पैरानीमिक जो होते हैं इसमें क्रोमोनीमाओं को आसानी से अलग किया जा सकता है और प्लेक्टोनोमिक के अंदर कुंडलनों को आसानी से अलग नहीं किया जा सकता। देखिए, चौथा बिंदु है हमारा वर्णकणिका, जिन्हें हम बोलते हैं क्रोमोमिया। देखिए, ये क्रोमोनीमा होती है और इन क्रोमोनीमाओं के ऊपर ये क्या है, मणिये के आकार की संरचनाएं पाई जाती है। ये मणिये के आकार की संरचनाएं पाई जाती हैं। इन मणिये के आकार की संरचनाओं को क्या कहा जाता है, वर्णकणिका या क्रोमोमियर कहते हैं। मैं आपको बता दूं, वर्णकणिकाओं पर अध्ययन सबसे पहले 1876 में बालबियानी नामक वैज्ञानिक ने किया। वर्णकणिकाओं का, जिन्हें हम क्रोमोमियर कहते हैं, क्रोमोमियर का सबसे पहले जो अध्ययन किया गया था वो बालबियानी ने किया। और आपको मैं बता दूं, वर्णकणिकाएं कहां पर पाई जाती है, क्रोमोनीमा के ऊपर क्या है, वर्णकणिकाएं पाई जाती हैं, जो मणिये के आकार की संरचना के रूप में क्या है पाई जाती है। कैसे पाई जाती है, मणिये के आकार की संरचना के रूप में पाई जाती है। ये एक प्रकार के क्या होते हैं, आनुवांशिक कण होते हैं। ठीक है, और ये एक क्षारीय जो क्रोमेटिन की परत होती है, उस क्षारीय क्रोमेटिन की परत से क्या होते हैं, घिरे हुए होते हैं। और ये इन्हें क्या है, जीन के रूप में क्या किया जाता है, व्यक्त किया जाता है, या ये जीन को क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं। ये मणिये के आकार की जो संरचना है, इनको हम सीधे शब्दों में कहें तो इन्हें क्या कहा जाता है, जीन कहा जाता है।
ठीक है, सीधे शब्दों में कहें तो वर्णकणिका आपकी समझ में आ गई होगी कि वर्णकणिकाओं को सबसे पहले बालबियानी नामक वैज्ञानिक ने क्या है देखा था, ठीक है, उनका वर्णन किया था। और मैं आपको बता दूं क्रोमोनिमा के ऊपरी सतह पर ये मणिये के आकार की संरचना पाई जाती है। इन्हें आनुवांशिक कण कहा जाता है। ये आनुवांशिक कण होते हैं वो क्षारीय क्रोमेटिन की परत द्वारा क्या है घिरे हुए होते हैं, जो जीन को क्या करते हैं अभिव्यक्त करते हैं या व्यक्त करते हैं। पांचवा बिंदु मैंने आपको बता रहे हैं हम नेक्स्ट है, जिसको हम बोलते हैं गुणसूत्र बिंदु। गुणसूत्र बिंदु को काइनेटोकोर कहा जाता है। गुणसूत्र बिंदु को प्राथमिक संकीर्णन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्राथमिक संकीर्णन भी कहा जाता है। गुणसूत्र बिंदु को काइनेटोकोर या प्राथमिक संकीर्णन भी क्या है कहा जाता है, ठीक है। देखिए गुणसूत्र बिंदु होता क्या है, यह गुणसूत्र में मैं आपको बता दूं गुणसूत्र जो होता है उसमें पाया जाने वाला एक सकरा भाग होता है। मैंने आपको बताया इस तरीके से गुणसूत्र होता है। गुणसूत्र के अंदर ये सकरा जो भाग होता है जो दो क्रोमेटिडों को जोड़े रखने में क्या होता है सहायक होता है, उसे गुणसूत्र बिंदु या उसे काइनेटोकोर या उसे प्राथमिक संकीर्णन कहते हैं। देखिए प्राथमिक संकीर्णन की सहायता से या इन्हीं गुणसूत्र बिंदु की सहायता से जो पुत्री गुणसूत्र होते हैं, प्राथमिक संकीर्णन या गुणसूत्र बिंदु की सहायता से ही जो पुत्री गुणसूत्र होते हैं, ये पुत्री गुणसूत्र तुर्क तंतुओं से क्या है जुड़ जाते हैं। किससे जुड़ जाते हैं? तुर्क तंतुओं से जुड़ जाते हैं। और इन तुर्क तंतुओं यानी कि इन गुणसूत्र बिंदुओं का जो व्यास होता है वो 0.2 माइक्रोन से लेकर के 2.5 माइक्रोन होता है। गुणसूत्र बिंदु का व्यास कितना होता है? 0.2 माइक्रोन से लेकर के 2.5 नहीं 0.25 माइक्रोन होता है। यानी कि इनका आकार अत्यंत ही कैसा होता है सूक्ष्म होता है। तो गुणसूत्र की संरचना के 5 भाग जिन पर हम बात कर चुके हैं। नंबर 1 पेलिकल, गुणसूत्र का ये सबसे भारी भाग होता है जो पतला होता है, एक्रोनिमेटिक होता है और नॉन जेनेटिक तत्वों से मिलकर के बना होता है। आधात्री, पेलिकल के अंदर की तरफ एक समांगी नॉन जेनेटिक पदार्थ क्या होता है भरा हुआ होता है, जिसे क्या कहा जाता है आधात्री कहते हैं। तीसरा बिंदु है क्रोमोनिमा। मैंने आपको बताया कि गुणसूत्र के आंतरिक भाग में 2 सर्पिलाकार, ठीक है, कुंडलित तंतु पाए जाते हैं, ठीक है। और ये समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन की क्रिया के दौरान क्या है क्रोमोनिमा के कुंडलनों को क्या है कुंडलनों के अंदर क्या पाई जाती है भिन्नता पाई जाती है। अर्धसूत्री विभाजन की क्रिया के दौरान इन कुंडलनों को स्पष्ट रूप से क्या है देखा जा सकता है। देखिए क्रोमोनिमा में 2 प्रकार के कुंडलन पाए जाते हैं, परानिमिक और प्लेक्टोनिमिक कुंडलन, ठीक है। देखिए मैंने आपको बताया कि इनमें एक वृहत प्रकार के पाए जाते हैं कुंडलन, ठीक है। प्रथम जो होते हैं वो वृहत प्रकार के कुंडलन होते हैं, दूसरे प्रकार के सूक्ष्म प्रकार के होते हैं। और वृहत प्रकार के कुंडलनों में लगभग 10 से लेकर के 30 मोड़ या फोल्ड या गियर्स पाए जाते हैं, जबकि सूक्ष्म कुंडलनों के अंदर क्या पाए जाते हैं अनेक क्या पाए जाते हैं फोल्ड, मोड़ या गियर्स क्या है उनके अंदर पाए जाते हैं। क्रोमोनिमा में जो कुंडलन होते हैं उन क्रोमोनिमा में कुंडलन जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, परानिमिक कुंडलन और प्लेक्टोनिमिक कुंडलन। परानिमिक कुंडलन में मैंने बताया कि क्रोमोनिमा को आसानी से अलग किया जा सकता है, जबकि प्लेक्टोनोमिक के अंदर जो क्रोमोनिमाएं होती हैं उनको आसानी से अलग नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है वर्णकणिका, जिन्हें क्रोमोमियर कहते हैं। क्रोमोमियर्स के बारे में सबसे पहले विस्तृत अध्ययन 1876 ईस्वी के अंदर बालबियानी नाम के वैज्ञानिक ने की। बालबियानी नाम के वैज्ञानिक ने की और इन्होंने बताया कि क्रोमोनिमा के ऊपर ये मणिये के आकार की संरचना पाई जाती है, जिन्हें आनुवांशिक कण के रूप में जाना जाता है या जिन्हें जीन के रूप में जाना जाता है। ये आनुवांशिक जो कण होते हैं ये क्षारीय क्रोमेटिन के द्वारा, क्षारीय क्रोमेटिन की एक परत के द्वारा क्या होते हैं घिरे हुए होते हैं, जो जीन के रूप में क्या होते हैं व्यक्त होते हैं, या जो जीन को क्या करता है व्यक्त करता है। उसके बाद बात की थी गुणसूत्र बिंदु, जिन्हें काइनेटोकोर या प्राथमिक संकीर्णन कहते हैं।
प्राथमिक संकीर्ण अत्यंत सूक्ष्म होते हैं जिनका व्यास 0.2 माइक्रोन से लेकर के 0.25 माइक्रोन होता है। आपको मैंने बताया कि ये क्या है, गुणसूत्र बिंदु होता है जो गुणसूत्र की दो भुजाओं को आपस में जोड़े रखने का काम करता है या दो क्रोमेटिडों को आपस में जोड़े रखने का क्या करता है, कार्य करता है। गुणसूत्र का एक सक्रिय भाग होता है, ठीक है, और इस सक्रिय भाग को ही गुणसूत्र बिंदु कहा जाता है। इससे प्राथमिक जो संकीर्णन होता है, इन प्राथमिक संकीर्णों की सहायता से यानी कि पुत्री जो गुणसूत्र होता है वो स्पिंडल तंतुओं से जुड़ जाते हैं, ठीक है। इसी के साथ मैं आपको बता दूं, यहां पर हमने 5 गुणसूत्र की संरचना के 5 भागों का अध्ययन कर लिया। कल हम नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे द्वितीयक संकीर्णन पर बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्रोमेटिड पर आपसे चर्चा करेंगे, ठीक है। उसके बाद सैटेलाइट और सबसे अंतिम खंड होगा जिसे टीलोमियर के नाम से जाना जाता है। तो इस गुणसूत्र की संरचना पर हम नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, जो शेष गुणसूत्र की संरचना है उसके 4 पार्टों का अध्ययन हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे चर्चा करेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय कोरोना, बी सेफ, बी हैप्पी, थैंक्स वेरी मच।